उस टाइम पे ट्रेड करना और इस टाइम पे ट्रेड करने में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप पुराने टाइम से मार्केट में हैं। जो मेजर शिफ्ट आया है ना, वो आया है इन्वॉल्वमेंट ऑफ। हमारे टाइम में इट वाज ऑल मैनुअल। ये एक मेजर शिफ्ट मैं देखता हूँ इन लास्ट 20 ईयर्स। तो सर, आपने जब 2007 में मार्केट एंटर किया, उसी के एक साल बाद मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे आपने क्या क्या चीजें फेस की? मेरे को अच्छे से ध्यान है, जब 2008 के अंदर क्रैश आया तो आंखों के आगे लिटरली अंधेरा छा गया था कि अब तो ट्रेडिंग का करियर वो खत्म हो गया। एंड आपको मजेदार चीज बताता हूँ, 2008 मेरे करियर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट विनिंग ईयर है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग फंसते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको रोड मैप नहीं मिलता। आज मिलेगा, कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, जिस रोड मैप से अभी तक आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा मार्केट में? मार्केट इज वेरी रिवॉर्डिंग। आप लेजी हो और यू डोंट वांट टू पुट इन हार्ड वर्क, तो उसकी आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है, हम कितने कैपिटल के साथ ट्रेड करें? रियली कोई नंबर नहीं दे सकते आप, लेकिन आपका रिस्क और रिवॉर्ड का मैच होना चाहिए। और वो कैसे मैच होगा? क्या चीज़ है आपके पास में जिसकी वजह से आप भी फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल रहे और आपके जो कजन्स है वो भी प्रॉफिटेबल रहे? तो अगर कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर एज आपके पास नहीं है, एज मार्केट के पास है या एज सामने वाले के पास है, तो आप जितना करोगे उतना हाथ। ट्रेडर्स की बैठक में आपका स्वागत है, जहां सिर्फ नंबर्स नहीं, इंसान भी बोलते हैं। और आज इसी बैठक में मेरे साथ है अमित सराफ सर। ठीक है, इनकी जर्नी है 2007 से 2026 और अभी भी ये मार्केट में एक्टिवली रन करते हैं अपने ट्रेड्स, प्रॉफिट और जो अपना पोर्टफोलियो है। और सर से आज मैं जो जानने वाला हूँ ना आप लोगों के लिए, आपको ये पॉडकास्ट ना लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं सर से जानूंगा वो 8 पैरामीटर जिसके थ्रू आप वो सारी चीज़ें सीख सकें और उन चीज़ों को सीख के आप डे वन से कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। उस जर्नी पे, उन पैरामीटर्स पे मैं आज सर से बात करूंगा, तो बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें और लास्ट में हमें बताएं जाके आपको उन पैरामीटर्स में क्या सीखा और अब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे लेके जाना चाहेंगे। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड। सर, मैंने आपसे बात की थी, हमने थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया आप 2007 से मार्केट में हैं। जी बिल्कुल। तो उस टाइम पे ट्रेड करना और इस टाइम पे ट्रेड करने में क्या डिफरेंस है महसूस होता है आपको, क्योंकि आप पुराने टाइम से मार्केट में हैं? जो मेजर शिफ्ट आया है ना, वो आया है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशन का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो ख़ास तौर से कोडिंग या ऑटोमेशन वाले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा झुकाव रख रहे हैं। हमारे टाइम में इट वाज ऑल मैनुअल एंड इंफॉर्मेशन फ़्लो बहुत कम था। आज की डेट में इंफॉर्मेशन फ़्लो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मेजर शिफ्ट मैं देखता हूँ इन लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है। तो सर, जब आप मार्केट में आए थे, आई थिंक उस टाइम पे चार्ट्स भी बहुत कम होते थे, बिल्कुल। सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम पे क्या डिफ़िकल्टीज होती थी आपको ट्रेड करने में और मतलब इन्वेस्टमेंट करने में भी? ऐसा होता है, देखो, डिफ़िकल्टी नहीं लगती। जब वो साइकिल का ज़माना था ना, तब आपको साइकिल मिल जाए तो आप कहते हो बहुत सही है। जब जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप यू डोंट लॉन्ग फॉर इट कि यार मेरे को मिल जाए। तो उस वक्त क्या होता था, जो डाटा मिलता था या जो कोई चार्ट के सॉफ्टवेयर थे, कई सारी कंपनियां थी जो चार्ट्स आपको प्रोवाइड करती थी, तो वो आपको उनका एक्सेस मिल गया। सो यू आर मोर देन हैप्पी कि जो मेरे को मार्केट में बेस्ट चीज़ मिल रही है वो आज मेरे को मिल जाए, तो बस ठीक है। तो प्रिटी मच कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती थी। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा ढूंढना पड़ता था। आज की डेट में बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, हर एक के मोबाइल के ऊपर ही कुछ भी डाल दो, किसी को नहीं मिल रहा तो एआई बोट से पूछ लो कि भाई मेरी मदद कर। वो एक बहुत फ़ायदा हो गया है। सो समबडी ही, आज की डेट में मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, गया वो ज़माना जब लोग कहते थे कि मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये चीज़ मेरे को सीखनी है। आज की डेट में सिर्फ आपको ये बोलना है मेरे को ये करना है और सब कुछ आ जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक्सेल का मेरे को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये मेरे को करनी है, एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूला फिट करना है। अरे मैंने जाना है चैट जीपीटी से पूछना है, जी ऐसे 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 मेरे को करना है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा। आप कहीं अटक ही नहीं सकते। तो आज की डेट में कोई कहता है जी ये नहीं आता मेरे को, तो आता तो किसी को कुछ नहीं है, शायद तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, करने का कमिटमेंट करो। आज की डेट में इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की वजह से आ सब कुछ जाए। आना प्रॉब्लम नहीं है, सीखना प्रॉब्लम है। वो सीखना नहीं सीखना चाहते। चैलेंज है, यस। तो सर, आपने जब 2007 में मार्केट एंटर किया, उसी के एक साल बाद मार्केट क्रैश हुआ था, 2008 वाला जो हुआ था। तो उस टाइम पे आपने क्या क्या चीज़ें फेस की एज ए ट्रेडर? सो एज ए ट्रेडर मेरे को अच्छे से ध्यान है, जब 2008 के अंदर क्रैश आया तो आंखों के आगे लिटरली अंधेरा छा गया था कि अब तो ट्रेडिंग का करियर जो साल भर पहले शुरू हुआ था
वो ख़त्म हो गया। मेरा तो एकदम कन्विंस था कि अब तो कुछ और कर लेंगे। वह तब तक मेरी सीए वगैरह हो चुकी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जॉब वॉब कर लेंगे। मतलब मेरे को ऐसा वो झटका नहीं लगा करियर का, बट ये ज़रूर लगा कि मेरा जो ट्रेडिंग का करियर, जो जिस लाइन में हाथ रखा आपने, सीखना शुरू करा, नई नई चीज़ें सीखी, वो आपका लगभग ख़त्म हो गया। पर फिर पिताजी ने कहा बेटा मार्केट वगैरह कहीं नहीं जाता, मैंने हर्षद मेहता का टाइम भी देखा है और ये आईटी क्रैश जो आया था 2000s का, वो सब भी देखा है। एक एक बारी लोग ऐसे ही बातें करते हैं, मार्केट तो गया यार, ख़त्म हो गया, ये सब फ्रॉड है, ये कम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उनकी बात मानते हुए हमने कहा कि चलो जो करना आता है, जो सीखा है उसी को कंटिन्यू करते हैं। वो इंट्राडे का काम या फ्यूचर्स का काम जो भी हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करा। एंड आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, 2008 मेरे करियर का आज तक का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विनिंग ईयर है अभी तक। यस, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बिकॉज ऑब्वियसली कैपिटल बेस वाज मच स्मॉलर, बट उसके ऊपर बहुत अच्छा आरओआई पे डिपेंड कर, आरओआई हाँ, के डिपेंड पे देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था वो कभी तक का। ओके, तो सर आपने अभी बताया कि फादर ने आपको सपोर्ट किया, तो आप बता भी रहे थे कि आप सेकंड जनरेशन ट्रेडर हो अपनी फैमिली में, तो उस टाइम का मतलब कि आपको एडवांटेज क्या मिलता है? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस नहीं थे उस टाइम पे, अभी भी नहीं है, बट हम चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करें। और बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट देखते हैं तो वो सीखना चाहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं सिखाया। तो आपको उस टाइम पे क्या क्या एडवांटेज मिला एज ए सन ऑफ ए ट्रेडर? सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिलता है ना, वो माइंडसेट का मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, वकीलों की फैमिली में काफ़ी सारे वकील मिल जाते हैं, या डॉक्टर की फैमिली में डॉक्टर मिल जाते हैं। तो क्या ऐसा क्या हो रहा है? तो ध्यान से देखा जाए तो उस तरह के माइंडसेट के साथ आते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये करियर बन सकता है, मेरे को क्लाइंट ऐसे आते हैं, तो ये चीज़ होती है। पर अगर आपका बेटा वकील बनना चाह रहा है, उसको वकालत की पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ेगी, एग्जाम तो खुद ही पास करने पड़ेंगे। तो मैं ट्रेडर बनने गया तो ट्रेडिंग तो मेरे को खुद ही लर्न करनी पड़ेगी, उसके रिलेटेड जो साइकोलॉजी है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, मार्केट की लर्निंग है, मार्केट के अंदर खपना है, टेस्टिंग करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है, पायलट रन करना है, ये सारी स्टेप्स जो हैं, ये सब तो करना ही आपको खुद ही पड़ेगा। लेकिन आपको एक सेकंड जनरेशन जब आप होते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स पहले से होते हैं ट्रेड में, तो आपका एक माइंडसेट होता है कि हाँ ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी एडवांटेज मेरे को मिली। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग फंसते हैं स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, उनको तो रोड मैप नहीं मिलता, बट एक जो सेकंड जनरेशन होता है, थर्ड जनरेशन, बहुत सारे लोग होते हैं, उनको एक रोड मैप क्लियर मिल जाता है कि आपको कैसे कैसे एक स्टेप लेके जाना है ऊपर। आज मिलेगा आज रोड मैप मिलेगा, कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, जिस रोड मैप से मेरे फैमिली मेम्बर्स में और भी जो ट्रेडर बने हैं, और जैसे मैंने अपने कजन्स वगैरह को मेंटर करा है, तो क्या स्टेप्स रहा, क्या प्रोसेस रहा, आज वो रोड मैप मिलेगा। तो आज ये कोई नहीं कह सकता कि रोड मैप नहीं है, अब वो आज मैं दे के जाऊँगा आपको। ठीक है, अगर आप इस पॉडकास्ट को अभी तक देख रहे हो तो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज सर अपने एक्सपीरियंस और अपने फादर का एक्सपीरियंस मुझे भी दे के जाएंगे, आप लोगों को भी दे के जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिए इस पॉडकास्ट को। ठीक है सर, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो अभी तक आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा मार्केट में? मार्केट में टेक अवे इन द सेंस कि आप अगर प्रॉपर लर्निंग के साथ में मार्केट में आते हैं और मेहनत करने को तैयार हैं, मार्केट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग, इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग। और ठीक उसका सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि आप बिना तैयारी के और बिना मेहनत के कमाना चाह रहे हैं तो मार्केट उतना ही पनिश भी करता है। सो ये चीज़ जो समझ जाएगा कि मेहनत का रिवॉर्ड है, और आप लेज़ी हो और यू डोंट वांट टू पुट इन हार्ड वर्क, तो उसकी आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके, तो सर आप जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होता है कि हम कितने कैपिटल के साथ ट्रेड करें, ठीक है, हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो जब आप तो सेकंड जनरेशन थे, बट फिर भी आपको एक, क्योंकि एक कैपिटल दिया गया होगा या फिर आपने अरेंज किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा उसके लिए, कैपिटल के लिए, क्योंकि आपको एकदम फादर ने ये तो नहीं बोला होगा कि ये मेरा डीमेट है, आप हैंडल कर लो। ट्रू। ठीक है, तो आपने कितने कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? कैपिटल तो इनफैक्ट पिताजी के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। मैंने मेरी सिस्टर, जो एल्डर सिस्टर है, वो मैरिड थी, तो उनका जो फैमिली पोर्टफोलियो होता था उसी को एक तरह से हमने इनडायरेक्टली यूटिलाइज करा, सो दैट यूज टू एक्ट एज मार्जिन मनी फॉर अस एज वेल। और हमारी जो थोड़ी बहुत कैपिटल थी वो यूज़ करी, विच वाज फ्यू लैक्स ओनली। ओके, सो कैपिटल इवन टुडे इज नॉट अ रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर। आज किसी के पास कैपिटल अगर कम है, सो वो
और उसको जानकारी है अच्छी मार्केट के अंदर, वो पैसा कमाने का कॉन्फिडेंस रखता है और कमा रहा है थोड़ा बहुत करके, उसको स्केल अप करना है, तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में वो जुड़ सकता है, किसी दोस्त के साथ कह सकता है कि भाई आप अपना पैसा लगाओ, मैं करता हूँ। कई लोगों के पैसिव पोर्टफोलियो हैं, वो एज मार्जिन मनी यूज़ किए जा सकते हैं। प्रो फंड्स चला रहे हैं लोग, वहाँ से आपको लेवरेज मिल जाती है। और इनफैक्ट स्ट्रेटजी अगर सही है तो बंदा अपनी कैपिटल के हिसाब से स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकता है। जो करोड़ों में खेल रहा है वो करोड़ों के हिसाब से स्ट्रेटजी कर सकता है, जो लाखों में खेल रहा है वो लाखों के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर सकता है। सो अल्टीमेटली कैपिटल से फ़र्क पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स नॉट द फाइनल रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर। अगर कैपिटल ही रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर होता तो फिर कभी छोटा ट्रेडर जो ऐसी स्टोरीज सुनते हैं कि जो दोज हु स्टार्टेड स्मॉल एंड वेंट ऑन टू बिकम बिग ट्रेडर, वो कभी पॉसिबल ही नहीं होता, राइट? तो सर आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपने बताया कि आपने अपनी बड़ी बहन से, एल्डर सिस्टर से कुछ कैपिटल अरेंज किया था, मतलब उनका ही फंड मैनेज किया था, Right. ठीक है। तो उससे, और आज लगभग 20 साल हो गए हैं आपको मार्केट में काम करते हो, तो उस टाइम पे तो आपने वहाँ से बोरो किया था अमाउंट कैपिटल। अभी किस अमाउंट पे खड़े हैं और कैसे आप ट्रेड कर रहे हैं? तो ठीक है, देखिए 2007 से जब से मैंने शुरू करा मेरे और क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ मार्केट में आया और हमेशा बहुत संभल के मैंने ट्रेडिंग करी, सो पिछले 19-20 सालों से मेरा लगातार प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड है। सो आप मेरी वेल्थ कंपाउंड होते होते, जो पहले कुछ लाख भी नहीं थी सही से, वो आज मेरे पास कैपिटल मेरी करोड़ों में ग्रो कर चुकी है, एंड आई एम पेइंग मिलियंस इन टैक्सेस एज वेल। सो दैट इज़ वन पार्ट। उसके अलावा क्योंकि हम इतने टाइम से मार्केट में हैं, तो कुछ फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल्स में भी लोग आके अप्रोच करते हैं, तो उनके लिए भी हम फंड उनके बिहाफ पे मैनेज करने का अरेंजमेंट करते हैं। और तो इस तरह से अब कैपिटल साइज ग्रो कर चुका है, तो हम डिफरेंट मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो अभी हम इंडेक्स ऑप्शंस भी करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस भी करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं, और उसके अलावा कमोडिटीज़ की भी मेरी ट्रेडिंग जो है वो 2009 से लगातार आज भी चलती आ रही है। तो बेसिकली हम डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ओके। तो सर आप जब इतना बड़ा फंड मैनेज करते हैं, तो उसमें स्ट्रेटजी क्या रखते हैं आप अपनी? स्ट्रेटजी जैसे जहाँ तक ऑप्शंस का सवाल है, ऑप्शंस में बेसिकली इनको दे आर रेफर टू एज इनकम स्ट्रेटजी। आप कुछ भी आपको इनकम कमानी है, इसका मतलब बेसिकली आप ऑप्शंस जब बेच के चलते हैं, सो योर आइडिया इज टू बेनिफिट फ्रॉम थीटा डीके। सो या फिर उसको कई बारी उसको वॉल ट्रेड भी बोलते हैं कि भाई आप कुछ चीज़ बेचते हैं, वॉलेटिलिटी जितनी मार्केट के अंदर प्रेडिक्ट करी जाती है, जिसको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं, उतनी जो एक्चुअल वॉलेटिलिटी आती है ना, जितना उतार चढ़ाव एक्चुअल मार्केट देता है, अगर रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से कम है तो आपकी जेब में पैसा आता है जनरली। तो उसी के अंदर, लेकिन वो घर पे लेके आना वो एक चैलेंज होता है। वो जब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो उसकी बात पे आएंगे। सो इस तरह से ये तो मेरा इनकम स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया। कमोडिटीज़ में मैं यूज़ करता हूँ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। तो जहाँ पे लेवरेज और कमोडिटी के अंदर जब कमोडिटी फ्यूचर्स करते हैं तो लेवरेज इफेक्ट होता है, तो उसके अंदर आपकी, तो दीज स्ट्रेटजी डू नॉट गिव यू रेगुलर इनकम कि आपको, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग बात करते हैं ना, इस महीने मैंने इतना % कमाया, या ये पिछले 6 महीनों में इतना % कमाया। ट्रेंड फॉलोइंग के अंदर इरेटिक रिटर्न्स होते हैं, 6 महीने तक आपके कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन 1-2 महीने एकदम से किसी चीज़ में ब्रेकआउट्स आएंगे, बड़े मूव्स आएंगे, बड़ा ट्रेंड बनेगा, और आपका 6 महीने का कोई ड्रॉ डाउन वगैरह भी होगा, सो भी खत्म हो जाएगा, और आप पता चल रहा है कि 1 साल में 50% कमा रहे हो, 100% कमा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने 2009 में कमोडिटी शुरू करी, तो 2010, 11, 12, 13 इन 4 सालों में मेरा जो एवरेज रिटर्न रहा होगा पर एनम का, वो 100 to 150% तक का 4 सालों तक लगातार मेरा रिटर्न रहा। ऑलमोस्ट कैपिटल हर साल डबल हो रही थी, पर ऑब्वियसली आई वाजंट यूजिंग डबल द कैपिटल एवरी ईयर, बिकॉज उसमें स्केलेबिलिटी मुश्किल होती है। ट्रेंड फॉलोइंग में यू आर रनिंग द रिस्क ऑफ लेवरेज। तो अगर कल को दांव उल्टे पड़ने शुरू हो गए, तो वो 1 का 2, 2 का 4 और 4 का 2 होते टाइम नहीं लगता। तो आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ता है कि भाई जो कमा रहे हो उनको प्रिजर्व भी करना है आपको। आपने सर अभी बताया कि आपने 2009 के बाद में 3-4 साल ऐसे निकले आपने कैपिटल को डबल किया है पर ईयर के हिसाब से, बट अभी आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से? हाँ, इट रियली डिपेंड्स कि आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन सेगमेंट में काम कर रहे हैं और इनकम स्ट्रेटजी रन कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप डिपेंड करता है कि कितना रिस्क रन कर रहे हैं। अगर उसके अंदर भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेबल पे पैसा रख रहे हैं,
तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी चाहिए। और यही आप अगर कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी चला रहे जिसमें वर्स्ट केस सिनेरियो बहुत ही लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि उसके अंदर आपका रिटर्न भी कम हो जाता है। तो इट रियली कोई नंबर नहीं दे सकते आप, लेकिन आपका रिस्क और रिवॉर्ड का मैच होना चाहिए। और वो कैसे मैच होगा वो भी आगे जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक लर्निंग्स की, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये भी आपको कितना रिटर्न में एक्सपेक्ट करूं और कितना रिस्क में रखूं, कितना टेबल पे पैसा रखना है, ये सब भी आप एक्चुअली लर्न कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कमोडिटी का जहाँ तक सवाल है, ट्रेंड फॉलोइंग की बात करते हैं तो उसमें इरेटिक रिटर्न्स होते हैं। उसमें अगर आपको 100% रिटर्न भी आ गया तो भी आपको, जैसे पिछले साल ही है मेरे कमोडिटी की ट्रेडिंग में, आई अर्न लाइक 100% रिटर्न ऑन माई कैपिटल डिप्लॉयड इन कमोडिटीज ट्रेडिंग। ओके। तो ये थोड़ी है कि मैं सोचूंगा अरे नहीं 50% आ गया तो बहुत ज़्यादा आ गया, रुक जाता हूँ अभी, या 70 आ गया रुक जाता हूँ। उसमें तो ये पता है कि आपको आपके 1-2 साल डल भी चले जाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, बहुत थोड़ा बच रहा है, तो 1 साल 100% वाला आएगा। वो आप एक्चुअली कहीं ना कहीं उम्मीद भी कर रहे होते हो कि ऐसा कोई बड़ी बड़ी चालें आए। तो सिल्वर गोल्ड के वगैरह के अंदर सबने देखा बड़ी चालें आई, बड़े चालें आई, तो कुछ मेरी जेब में भी पैसा आया। जैसे सर आपने बताया कि आप शुरुआत से ही प्रॉफिटेबल थे, फिर आपने कुछ आपके जो कजन्स हैं, छोटे ब्रदर्स हैं आपके, आपने उनको भी मेंटर किया जी। तो ऐसा क्या चीज़ है आपके पास में जिसकी वजह से आप भी फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल रहे और आपके जो कजन्स हैं वो भी प्रॉफिटेबल रहे? ठीक है। सो बेसिकली जब बोलते हैं प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन, डजेंट मीन लिटरली डे वन, बट हाँ ठीक है, आपकी कि पहले साल की बैलेंस शीट बने तो देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप पहले साल से ही प्रॉफिट कमा रहे हों। सो सी, अब इसके लिए थोड़ा सा बिफोर कमिंग टू एक्चुअल आंसर मैं आपको जवाब देना चाहूँगा। स्विमिंग सीखते हैं ना सर, स्विमिंग सीखने का एक प्रोसेस होता है। राइट। ऐसा तो नहीं होता बंदा कूदी मार दी सीख जाएंगे, हाथ पांव मार देंगे, या सिर्फ 1-2 वीडियो देख लिए स्विमिंग के और आ गया। आपको दिख रहा है स्विमिंग कैसे कर रहा है, कुछ हाथ पांव चला रहा है, लेकिन कोई प्रोसेस से सीखा जाता है। एरोप्लेन उड़ाना कैसे सीखते हैं, एक प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। एरोप्लेन सीखते सीखते कोई क्रैश थोड़ी हो जाता है, उसमें तो बचने की भी गुंजाइश नहीं है। चलो गाड़ी तो थोड़ी बहुत ठुक जाएगी कहीं ना कहीं, गाड़ी भी सीखने का एक प्रोसेस होता है। राइट। सो फिर लोग कभी ट्रेडिंग करने से पहले ही क्यों नहीं सोचते कि यार एक बार जरा सीख तो लेता हूँ, एक बार कुछ हो सकता है इसके अंदर, अगर कोई कमा भी रहा है तो कैसे रैंडमली घुस जाओ और ढूंढ लोगे। आप कहीं जाना होता है, आपके गाड़ी लेके निकल चलते हो या गूगल मैप्स चलाते हो साथ में कि हाँ भैया मेरे को लेफ्ट राइट कहाँ जाना है जरा देख पहले लेता मैप हूँ। देखते हैं हम लोग। मैप देखते हैं, डिस्टेंस भी देखते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम भी देखते हैं, फिर हर वक्त जब पूरी जर्नी में मैप्स को चला के रखते हैं। तो क्यों ना, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो कोई जर्नी होगी, उसका कोई रोड मैप होगा, उसका कोई प्रोसेस होगा, तो वो प्रोसेस सीखना है। पहले सबसे बड़ी बात सीखने कि प्रोसेस एग्जिस्ट करती है और प्रोसेस सीखना है। और शुरू में मैंने बोला था ना कि आज रोड मैप सिखा के जाऊँगा। ओके। तो सबको अगर पेरेंटल गाइडेंस नहीं मिल रही है और किसी के फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, तो उनको जो मैंने अपने कजन्स को गाइड करा और या हमारे जो एल्डर्स थे उन्होंने हमें गाइड करा, सो वो क्या लर्निंग्स थी, क्या प्रोसेस थी, आज हम उसकी बात तसल्ली से करने वाले हैं। तो सर वो पूरा रोड मैप है क्या जिसकी वजह से आज आप मतलब एज ए सक्सेसफुल ट्रेडर हैं? ठीक है, तो रोड मैप जो आपका, जो नए ट्रेडर को क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, कि जो मस्ट हैव लर्निंग्स हैं, जो एसेंशियल्स हैं, वो बेसिकली एक 8 ऐसी चीज़ें हैं वो आपको लर्न करनी है। और वो हर कोई कर सकता है विदाउट कंसर्न टू एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड या कोई और उसका कोई बैकग्राउंड की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बंदा कहे कि मेरे को ये 8 चीज़ें सीखनी है और ट्रेडर बनना है, तो वो एक साधारण व्यक्ति भी जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी साधारण हो या कोई वैसे भी कोई भी बैकग्राउंड साधारण हो, वो आराम से आज की डेट में सीख सकता है। मतलब एवरेज फैमिली से आता हो, हर तरह से कोई भी नॉलेज के साथ आता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिन मैं कजन्स की फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहा हूँ, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी बंदा है वो कोई बहुत बड़ा डिग्री होल्डर है या बहुत कम्स विद वेरी अमेजिंग अमाउंट ऑफ IQ, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एकेडमिक बैकग्राउंड का बंदा कोई भी सीख सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी वो 8 प्रोसेसेस हैं। ठीक है सर। तो अब आप जब ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस में तरह तरह की टूल्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। लोगों ने RSI का नाम सुना है, स्टोकेस्टिक का सुना है, मूविंग एवरेज का सुना है, तरह तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न्स का सुना है। अब कई लोग क्या सोचते हैं, टेक्निकल एनालिसिस आ गया अब तो हम बन गए प्रॉफिटेबल। नहीं, अभी 7 चीज़ें और है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक चीज़ है, पर टेक्निकल एनालिसिस भी मस्ट हैव है। अगर आपको इंग्लिश में आपको पोइट्री सीखनी है तो आपको ABCD भी सीखनी पड़ेगी, बेसिक वोकेबलरी भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन अभी आप पोएट नहीं बन गए। सो
टेक्निकल एनालिसिस आपको बेसिक सिखाता है, आपकी टर्मिनोलॉजी सिखाता है, आपको टूल सिखाता है। भाई टेक्निकल सीख के ही तो आप टूल सीखोगे ना, कि मेरे को ये इंडिकेटर लगाना है, मेरे को ये एवरेज लगानी है, उनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। तो उनको भी अब मैंने जब सीखा तो मैंने बड़ा इन डेप्थ सीखा कि स्टोकेस्टिक है तो स्टोकेस्टिक कैलकुलेट कैसे होता है, इसका इनपुट क्या है, RSI है तो इसका इनपुट क्या है, बॉलिंजर बैंड है तो उसका इनपुट क्या है, वो क्या कर रहा है। तो मैं एक्चुअली जब बॉलिंजर बैंड के जब पैरामीटर्स चेंज कर रहा हूँ तो पीछे से हो क्या रहा है, जब मैं बोलता हूँ हाई बीटा है तो वो चीज़ क्या है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस आप सीखते हो, सो ये आपकी फाउंडेशन है, इसको लाइटली नहीं लेना है। पर इसको करते ये भी नहीं समझना कि भाई अब तो बन गए हम डॉक्टर, 5वीं पास करिए आपने खाली अभी। सो ये एक पहला स्टेप है। तो टेक्निकल एनालिसिस सीख के आप जो पुराने चार्ट्स हैं, हिस्टोरिकल चार्ट्स हैं, उनकी आप स्टडी कीजिए। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस सीखा वो थ्योरेटिकल पार्ट था, अब आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिकली कैसे कर रहे हो? प्रैक्टिकली आप अब पुराने जो चार्ट्स हैं आसानी से मिल रहे हैं, आजकल तो फ्री मिलने लग गए वो ज़माने जब मिलते ही नहीं थे। मतलब ऑनलाइन आपको 50 साल पुराने चार्ट्स मिल रहे हैं। हाँ। सो आप कमोडिटी के 50 साल पुराने चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, अपने स्टॉक मार्केट के 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने चार्ट्स मिल रहे हैं। आप उनके ऊपर पैरामीटर्स लगा के स्टडी कर सकते हो कि ये चीज़ ऐसे दिखती है, ये चीज़ ऐसे दिखती है। आप जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए बाज़ारों के अंदर, क्रैशेस आए, अपर सर्किट लगे, लोअर सर्किट लगे, उस टाइम में भी आप देख सकते हो कि कैसे एवरेजेस बिहेव कर रही थी, कैसे चार्ट्स बिहेव कर रहे थे, RSI की वैल्यू क्या हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप पीछे जा सकते हो। अब आप ये एक तरह से आपका एक पहला मेजर स्टेप हो गया। ठीक है, ये हुआ ये हमारा step। फर्स्ट स्टेप था हमारा। ये हमारा पहला एक मेजर स्टेप है, पर साथ साथ और क्या करना है वो आगे बढ़ते हैं। तो सर आपने बताया कि आपका फर्स्ट स्टेप ये हो गया, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, आपको प्रोसेस सीखना है। ये तो हमारे प्राइमरी वाला सेक्शन हो गया। अब उसके बाद जब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो वो क्या होना चाहिए? सो नेक्स्ट स्टेप में अब आपने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया। अब आज की डेट में बैक टेस्टिंग के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर आप कुछ भी पैरामीटर्स डालते हैं, सो एक रिज़ल्ट आता है, एक रिपोर्ट आती है, उसमें तरह तरह की रेशियोज आती है और बड़े सारे पैरामीटर्स निकल के आते हैं। लेकिन लोगों को मैंने देखा है कि वो पैरामीटर्स को अच्छे से समझते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, परसेंटेज रिटर्न देखते हैं और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। यानी उनको समझ नहीं है कि ये शार्प रेशियो है तो ये क्या है, ये कामल रेशियो है तो ये क्या है। तो इस तरह की जो नॉलेज है, सो देखो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपने पहले टेक्निकल एनालिसिस देखा, टेक्निकल एनालिसिस देख के आपने हिस्टोरिकल चार्ट्स देखे। अब आपके दिमाग में कुछ चलता है कि यार ये कॉम्बिनेशन लगाए, कुछ ये RSI का या कुछ ये MACD का कोई कॉम्बिनेशन लगाएं तो क्या अपने को कमाई हो सकती है। आप उसको बैक टेस्ट करना चाहते हो, अब बैक टेस्ट आपको करना नहीं आता तो वहाँ गड़बड़ है। तो अब आपको जो आपने लर्निंग करी, हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखा, तो आप उसको बैक टेस्ट कैसे करना, चाहे वो मैनुअली करो या सॉफ्टवेयर के थ्रू करो। मेरे को ध्यान है जब मैं अपने कज़न को मेंटर करता था, आई थिंक आई एम टॉकिंग लाइक 15 ईयर्स बैक, उसको मैंने कुछ मूविंग एवरेज का सिस्टम दिया बैक टेस्ट करने के लिए इंडेक्स के ऊपर। तो वो बैक टेस्ट करके लाया, रिजल्ट आया ऐसे गजब के 100% के रिटर्न आ रहे। मैंने कहा दिखा तूने बैक टेस्ट कैसे करा है। सो उसने बैक टेस्ट ही गलत करा हुआ था। मैंने कहा देख यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तेरे को दिख ही नहीं रहा। तो उसने रियलाइज़ करा, फिर मैंने कहा ओके डू इट अगेन। सो ये सब चीज़ें आपको मैनुअल में भी ध्यान रखनी है, और अगर आप ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू कर रहे हो तो भी आपको एक एक पैरामीटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनकी वैल्यू क्या है। सो आप बैक टेस्टिंग के अंदर करने आना और उसको ऑनेस्टली करना दोनों इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सारी इंटीग्रिटीज़ आपको सीखनी है। सो ये हो गया आपका प्राइमरी स्कूल के बाद में मिडिल स्कूल का लेवल। मिडिल स्कूल हो गया, हमने 8th कंप्लीट कर लिया। 8th कंप्लीट कर लिया, अभी ट्रेडिंग की, अभी डॉक्टरी तक जाएंगे हम। अभी हमें हाई स्कूल करना है, तो सर हाई स्कूल वाला स्टेप क्या है? सो सागर, अब हाई स्कूल जो है ना, अब सेकेंडरी स्कूल या हायर सेकेंडरी, यानी 8वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं, ये दोनों 2 स्टेप्स हैं, बट इनको कंबाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है। अब आपको मार्केट समझ आने लग गया थोड़ा थोड़ा, आप उसको टेक्निकली भी समझ पा रहे हैं, मार्केट की मूवमेंट्स भी समझ पा रहे हैं। इनमें आप समझो कि मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पता लग गया OI क्या होता है, आप वॉल्यूम्स वगैरह क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे आपको पैरामीटर्स वगैरह समझ आने लग गया, मार्केट का बिहेवियर आपको समझ आ रहा है। ये मानता हूँ कि आपने कुछ महीने तक मार्केट को एक्चुअली ऑब्जर्व करा है। अगर आप ऑप्शंस भी कर रहे हैं तो आपने ऑप्शंस के बारे में भी सारी चीज़ें थ्योरेटिकल लेवल पे तो एटलीस्ट जान लिया। अब आप प्राइस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका
थीटा डीके वगैरह जैसी क्या चीज़ है, गामा इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्शन के साथ में चीज़ें कैसे बिहेव कर रही है, मार्केट बिहेवियर आपने ऑब्जर्व भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अब लेकिन अब आपको कमाना है। आपको किताब थोड़ी लिख के छोड़नी है खाली कि मेरे को आ गया ऑप्शन ग्रीक्स आ गया और उससे कुछ हासिल नहीं होना। अल्टीमेटली अब आपको कमाना है। कमाने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा एज बोले तो कुछ ना कुछ ऐसा मॉडल ढूंढना पड़ेगा विच गिव्स यू पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी कि हाँ अगर मैं ऐसा ऐसा करता हूँ तो ये काम प्रॉफिटेबल है। अब वो आपने अपनी रिसर्च से करा हो, आपने किसी से सीखा हो, सीखने में भी किसी से सीखा हुआ, किसी से सेटअप सीखा हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब वो सेटअप आपने सीख लिया ना, सामने वाले का रोल वहीं तक था। अब उसको कहाँ तक लेके जाना है, उसमें क्या ट्वीक्स करने हैं, वो आगे कब तक काम करेगा और वो क्यों काम करेगा, ये सब सीखना आपका काम है। तो आपको अब ये आपने एक मॉडल सीख लिया जो आपको एज देता है, यानी आपको एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी देता है कि वो काम आप लगातार करते रहोगे तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। अब ये थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूँ आपको। आप कसिनो गए हो कभी? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गए कसिनो। जो कसिनो जाते हैं ना, उस कसिनो के अंदर एज जो होता है ना, कोई भी गेम हो, स्लॉट का गेम हो, टेबल का गेम हो, जितने भी एज जो होता है वो सारा का सारा कसिनो के पास होता है। जो आया है तो हारने के लिए आया है। तो बेसिकली कसिनो में आप जितना खेलोगे उतना हारोगे। तो अगर कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर एज आपके पास नहीं है, एज मार्केट के पास है या एज सामने वाले के पास है, तो आप जितना करोगे उतना हारोगे। तो आपको ऐसा कुछ डेवलप करना है कि यार ये चीज़ मैं करता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि हर बारी जीतूंगा, लेकिन अगर ऐसा बारी बारी करता रहूँगा तो ये मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। इसके लिए बहुत सारे मॉडल हैं, हज़ारों मॉडल है। ये नहीं कि कोई बहुत यूनिक चीज़ है, हज़ारों मॉडल है। लेकिन जस्ट आपको एज पता लग गया कि ऐसा करने से आप जीत सकते हो, पर आप अभी बहुत दूर हो। अभी आपकी 10वीं हुई है, अभी डॉक्टरी दूर है अभी। अब इसको लर्निंग को आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम में तब्दील करना है। ये वाला आपका हायर सेकेंडरी लेवल है। ये आपको ट्रेडिंग सिस्टम में इसको तब्दील करना है। ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपको बताना है कि पोजीशन साइजिंग कब है, एंट्री कब है, एग्जिट कब है, आपके पैरामीटर्स क्या हैं, कब करना है, कब उतना इंपॉर्टेंट है, कब नहीं करना है, क्या उसके एक्सेप्शंस रूल हैं, क्या वर्स्ट केस सिनेरियो में आप काम करोगे। इस तरह से 7-8 चीज़ें एक वो ऑब्वियसली उसके अंदर जाने में एक पूरा कभी पॉडकास्ट उसके लिए अलग से कर लेंगे सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस का। मैंने इसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है सिस्टम डेवलपमेंट। तो आपने जो एज जो डेवलप करा, उस एज को एक सिस्टम के अंदर वीव करना पड़ेगा आपको। इसको यूं भी समझ सकते हो, एकदम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें ना, कि भाई आपको पता लगा कि यार ये चीज़ यहाँ पे सस्ती मिलती है और ये चीज़ यहाँ पे बिक जाती है, 10-15% का मार्जिन है। कि जैसे कई लोग कहते हैं चाइना में ये चीज़ इतने की मिलती है और इंडिया में इतने की बिक जाती है। तो वो तो हुआ, आपने एज ढूंढ लिया कि ये फला प्रोडक्ट चाइना में $4 का मिलता है और यहाँ पे ऐसे करके लगभग 5-10% का मार्जिन है। अब उसको करोगे कैसे? इम्पोर्ट कैसे करोगे? उसके लिए अपने थ्रू इम्पोर्ट करोगे या किसी वो क्या बोलते हैं IOR वगैरह ले इम्पोर्टर ऑन रिकॉर्ड के थ्रू करोगे। उसके बाद यहाँ पे बेचोगे कैसे? ऑनलाइन बेचोगे, फिजिकल दुकान खोलोगे, B2B करोगे। अब ये जो सवालों के जवाब आते हैं ना, ये सिस्टम है। अब आप सिस्टम की तरह सोच रहे हो। आम भाषा में जो आपने पता लगा कि वो सस्ती चीज़ लेके यहाँ महंगी बिकती है, दैट्स द ट्रेडिंग एज आइडिया। पर उसको धरातल पे कैसे उतारोगे, दैट इज ट्रेडिंग सिस्टम आइडिया। जैसे हम इक्विटी मार्केट में करना है, फ्यूचर ऑप्शन में करना है, ये अलग अलग वो हो जाते हैं। हाँ, वो पूरा आपको देखना पड़ेगा इसको कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल और थोड़ा सा अब उसको ट्रेडिंग के एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मेरे को कोई चीज़ समझ आती है कि यार इस वक्त ये इसको समझ आ गया कि ये यहाँ पे तेजी का सिग्नल मैंने पता कर लिया, अब अच्छी खासी बैक। अब तेजी खेलने के भी तो 1000 तरीके हैं। उसको आप फ्यूचर फुट लॉन्ग करके करोगे, डिलीवरी में लॉन्ग करके करोगे, उसके अंदर आप कॉल खरीद के करोगे, पुट बेच के करोगे। एक चीज़ में ही 4 तरह से आप तेजी खेल सकते हो। हाँ। तो ये सब आपको फिर फर्दर सिस्टम के लेवल पे आपको डिफाइन करना है। फिर करना है तो कितना करना है, एग्जिट है तो एग्जिट उसके अंदर कैसे करना है, कोई ऐसा एरिया तो नहीं रह गया जिसका कोई जवाब ही नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियो में कैसे करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। रेगुलेशंस क्या हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, और बहुत सारी चीज़ हमारे साथ भी होती है। ऑल्दो वी हैव लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लेकिन इनफाइनाइट कैपिटल तो इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। तो कोशिश क्या रहती है कि कैसे ऐसा काम करेंगे जिसमें कम मार्जिन के अंदर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आप ध्यान में रखते हो, तब जाके एक सिस्टम डेवलप होता है। तो अब आप स्कूल पास हो गए हो और आपके पास में भी 4 जो स्टेप्स हैं या 4 एसेंशियल्स हैं लर्निंग के, वो आप जान चुके हो। अब हम
कॉलेज के दाखिले के लिए तैयार हैं। तो कॉलेज में जाके हमें करना क्या है सर? अब आप कॉलेज में दाखिले के तैयार हो, जी। सब आपको आपकी अब MBBS शुरू हो रही है। सो अब हर जैसे उसमें भी हर साल अलग अलग चीज़ें सीखते हैं ना, शुरू में थ्योरी और फिर आखिर में प्रैक्टिकल तो खैर हमेशा चल ही रहे होते हैं। तो अब जैसे अब आपका क्या हो गया, एज आपको मिल गया है। एज मिलने के बाद में आपने सिस्टम भी एक डिज़ाइन कर लिया, आपने रूपरेखा बना ली है, लेकिन अभी प्रॉफिट आना नहीं शुरू हुआ है। अभी आपने जो सिस्टम बनाया है उसका एग्जीक्यूशन करना है। अब एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एल्गो के थ्रू एग्जीक्यूट करना है तो क्या आपके पास एल्गो एग्जिस्ट करते हैं? अगर एल्गो एग्जिस्ट नहीं करते तो आप राइट किससे करवाओगे? आप खुद कोडिंग जानते हैं या किसी और से करवाने हैं? किसी और से करवाने हैं तो उसके बाद उससे मैनेज कैसे करवाओगे, क्योंकि उसके अंदर भी निटिग्रिटीज़ होती हैं। मैनुअली करना है तो मैनुअली कौन करेगा? कैन यू डिवोट दैट मच ऑफ टाइम? अच्छा, उससे पहले आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपके पास कैपिटल है? कैपिटल अरेंज करनी पड़ेगी, आपको खुद करनी है, कैसे करोगे? कहीं और से लेके आनी है, कैसे अरेंज करोगे? तो सारा सिस्टम में सारे जवाब आ चुके हैं। भैया मैं वो ड्रॉ डाउन कितना होगा, क्या होगा, वो सब जवाब हैं आपके पास में ऑन पेपर। लेकिन अब एक्चुअल प्रैक्टिकल कैसे करना है, किस ब्रोकर के साथ में काम करोगे, कितनी ब्रोकरेज दोगे, सामने कैसे में, जैसे कमोडिटी के अंदर हम करते हैं काम, रात को 11:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे लोग तो वहीं हाथ खड़ा कर देते हैं कि भैया मैं कैसे करूँगा, मेरा काम नहीं है, मैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्पेंड माय इवनिंग्स इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। आई वर्क 8-10 आवर्स अ डे एंड दैट्स गुड इनफ। सो वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, सब कुछ होते हुए भी वो कहता है मैं नहीं करता कमोडिटी का काम। आपको ऑटोमेशन करना है तो ऑटोमेट कैसे करोगे, क्या टूल्स यूज़ करोगे? अब चार्टिंग टूल है तो चार्टिंग टूल कैसे करोगे? किसी के साथ में चार्टिंग टूल प्लस ट्रेडिंग को लिंक करना है, वो कैसे करोगे? ये सब सवालों के जवाब हैं। ये आते हैं आपका नेक्स्ट स्टेप। सो इन सब को भी आपको थ्रू आउट सोचना है, वरना शेख चिल्ली के ख्वाब की तरह है ये सब चीज़ें। आपको पूरा सोचना पड़ेगा कि आपने जो ट्रेडिंग सोची है उसके अंदर कैपिटल से लेके और उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये आपका एक्चुअली अब कॉलेज का फर्स्ट ईयर हो गया। सो अब आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे कि आपने एग्जीक्यूशन तो सीख लिया, लेकिन अब आपने कैपिटल भी दांव पे लगा दी है। अब एक्चुअली आप समझो कि अब ये चीज़ें कोई अलग से नहीं हो रही है। अभी आप डॉक्टर बने नहीं हो, तो डॉक्टर बनने से पहले पहले क्या क्या चीज़ें सीखनी है वो बता रहा हूँ आपको। अब आप कहोगे आपने ट्रेडिंग तो शुरू करवा दी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो मैं बता रहा हूँ वो है रिस्क कंट्रोल एंड पोजीशन साइजिंग। ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, रिस्क कंट्रोल एंड पोजीशन साइजिंग। सो अब आप कहोगे ये तो आपने ट्रेडिंग तो आप शुरू करवा चुके हैं। अरे अभी ट्रेडिंग ऐसे है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, अभी आपने लर्निंग चल रही है आपकी। सो पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क कंट्रोल ये भी इंटेग्रल पार्ट है। जब आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो तब भी इनका ध्यान रखना है, एज ढूंढ रहे हो तब भी इसका ध्यान रखना है, और जब आप एग्जीक्यूशन के लेवल पे आ रहे हो उनके अंदर भी इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो लर्निंग आपकी पैरेलल चल रही है, साथ साथ चल रही है। जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट आप साथ साथ पढ़ते हैं ना कॉलेज में, वैसे ये मल्टीपल एरियाज़ हैं जो कि आप साथ साथ पढ़ रहे हो। तो रिस्क कंट्रोल एंड पोजीशन साइजिंग आपको अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये इनफैक्ट ये एग्जांपल नहीं, एक्सपेरिमेंट हुआ था, राल्फ वेंस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके। तो ये काफ़ी कम लोगों ने इसके बारे में सुना होता है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं। राल्फ वेंस एक साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने 50 लोगों को पकड़ा और 50 लोगों को उन्होंने वर्चुअल मनी दी $10,000 की, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप 50 ट्रेड लेने हैं आपको, और आप जो भी ट्रेड लेते हैं उसके अंदर 60% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है। मतलब हेड है टेल है, और आपको पता है कि हेड आएगा 60% ऑफ द टाइम्स, तो हेड ही आप ले रहे हो, यानी जितना भी पैसा लगा रहे हो उसके जीतने का चांस 60% है। इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आपको पता है कि मेरे को क्या करना है। अब आपको सिर्फ आपके हाथ में क्या रह गया, आपके हाथ में रह गया कितना पैसा लगाना है, क्योंकि आपने $10,000 50 बारी खेलना है। अगर आप $10,000 एक बारी, अब थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ, $10,000 में आया और मैंने सारा का सारा एक साथ लगा दिया 60%, और हर बारी दुगना है या ख़त्म होना है, यानी जीरो और नथिंग है। मैंने $10,000 पूरा का पूरा लगा दिया, मैं जीत गया तो $20,000 हो गया, और अगर हार गया तो पहले राउंड में ज़ीरो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, $10,000 का मैंने लेट से $100 लगाया, $200 लगाया, मेरे हर वक्त कैपिटल घट बढ़ रही है। मैंने $500 लगाया तो हो सकता है 500 का मेरा 1000 हो गया, तो अब मेरे पास 10,500 हो गए। इस तरह से करके मैं बैटिंग कर रहा हूँ। 50 बैट्स 50 लोगों ने खेली, ठीक है। अब आप सोचो 50 बैट्स के बाद में जब 60% चांस ऑफ विनिंग है तो कितने लोग विनर रहे होंगे। तो सर आपने बताया कि 50 लोग हैं
और 60% चांस ऑफ विनिंग है। 60% ऑफ चांस ऑफ विनिंग है 50 ट्रेड्स में, तो फिर तो लगभग सभी विनर होने चाहिए। भाई 60% चांस है तो हारने का मतलब क्या है? बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर से सिर्फ 50 में से 2 लोग पॉजिटिव रहे 50 ट्रेड्स के बाद में। और मज़ेदार बात बताता हूँ, वो जो खेलने वाले थे ना वो PhD स्कॉलर्स थे सारे, वो अनपढ़ नहीं थे कोई कि उनको कुछ नहीं पता। वो इंटेलिजेंट लोग थे, मार्केट के लोग नहीं थे पर इंटेलिजेंट लोग थे वो बहुत सारे। उसके बाद भी 50 में से 2 लोग ही उसमें से प्रॉफिटेबल रहे। बाकी उन्होंने सारा गुड़ गोबर कैसे करा, सारा खराब कैसे करा मामला ये कि 60% विनिंग सिस्टम दे के भी आप नहीं जीत पाए। उनको पोजीशन साइजिंग और रिस्क कंट्रोल का ज्ञान नहीं था। सो इसलिए अब जो जितनी भी कहानी है वो जो मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट सेकंड ईयर आगे कॉलेज के सारा गुड़ गोबर हो सकता है अगर ये वाला सेक्शन आपको नहीं समझ आया, रिस्क कंट्रोल एंड पोजीशन साइजिंग। राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं, ट्रेडिंग में आ जाते हैं, कैपिटल चाहे जितना भी हो 1 लाख कैपिटल लेके आएंगे तो 1 लाख से ही ट्रेड लेंगे, वो पूरे कैपिटल के साथ ट्रेड लेंगे। और फिर अगर उनकी एक्यूरेसी या फिर जो विनिंग स्ट्राइक रेट है अगर वो 80% भी है तब भी वो लॉस में हो जाते हैं। यस, सो इसको थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ। एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट होता है गैम्बलर्स रूइन। गैम्बलर्स रूइन कैसे होता है? आप समझो कि आप कैसीनो में गए और आप $10,000 जेब में डाल के गए। आपके पास सिस्टम तो ऐसा है जिसमें आपने ऐसा सिस्टम सीख लिया कैसीनो को आप बीट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब आप कैसीनो को बीट कर सकते हो तो आप $10,000 जेब में डाल के गए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप हर बाजी में बीट कर रहे हो। आपने $1,000 की बाजी खेली, $2,000 की बाजी खेली, $3,000 की बाजी खेली, अल्टीमेटली आपको जीतना है। लेकिन बीच में ऐसा आया कि आपके 5-10 दांव उल्टे पड़ गए, आपके $10,000 तो गए, आप सही होते हुए भी हार गए। राइट, क्योंकि आपके पास पूंजी लिमिटेड थी। सो हर एक के पास फाइनाइट कैपिटल है, तो आप अपनी अगर आपने दांव बड़े बड़े खेल लिए तो आपको जीतने तक तो आप गेम में सर्वाइव ही नहीं कर रहे। सो ये गैम्बलर्स रूइन वाला जो आप केस बता रहे हैं कि लोगों के पास लाख रुपए आए, अब वो कहते हैं यार ऑप्शन बाइंग वगैरह कर लेता हूँ, अब लाख रुपए की ऑप्शन बाइंग कर ली और सर मुंडाती ओले पड़ना होता है। कई बार पता चला वो उसके भाव ही नहीं आए, जिन भाव पे भाव खरीदा था लाख के 50,000 रह गए, अगली बारी 50,000 के भी वो 10 दिन में महीने भर में ज़ीरो कर देते हैं। ऐसे ऐसे किस्से भी मैंने सुने हैं। तब लोग कहते हैं यार ये चीज़ तो ये काम ख़राब है, स्टॉक मार्केट ख़राब है, ख़राब है। भैया आपने जब रिस्क को समझा ही नहीं, आपने जब ऑल इन कर दिया एक बारी में तो उसको भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। तो सर अभी तक हम ग्रेजुएशन हो गई हमारे 6 स्टेप हो चुके हैं। थोड़ा सा अभी रिस्क कंट्रोल के ऊपर और एलोबरेट कर लेते हैं। सो रिस्क कंट्रोल और पोजीशन साइजिंग जो है ना, इट हैज़ टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर सिस्टम डिज़ाइनिंग प्रोसेस। जो सिस्टम डिज़ाइनिंग की मैं बात कर रहा था तो उसके अंदर हमेशा रिस्क कंट्रोल आपको ध्यान में रखना है कि कब कितना बड़ा काम करना है, कब काम नहीं करना है, कब एग्जिट करना है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। और पोजीशन साइजिंग के लिए एक हमारे MBA के अंदर एक टीचर होते थे, तो वो पोजीशन साइजिंग के नहीं किसी और रेफरेंस में बात कर रहे थे, एनेस्थीसिया की वो बात करते थे। कहते हैं एनेस्थीसिया है ना, उसका लिए एक्सपर्ट अलग से होते हैं अगर किसी को पता हो तो वो कहते हैं इफ़ यू गिव इट टू लिटिल पेशेंट विल क्राई, इफ़ यू गिव इट टू मच पेशेंट विल डाई। पोजीशन साइजिंग भी इसी तरह से है। बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन साइजिंग कर ली, प्रॉफिट तो ज़्यादा आने का चांस है लेकिन रूइन का भी चांस है। अगर आपने छोटी पोजीशन साइजिंग कर ली तो आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर भी आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा। आप कहोगे इस कैपिटल को मैं जस्टिफाई कैसे करूँ। एक कंपनी कोई खोल के बैठा है और वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा तो प्रेशर फील करेगा ना। राइट। उसी तरह से हम एज ए बिजनेस है ये ट्रेडिंग, तो इसलिए पोजीशन साइजिंग ऑप्टिमम कैसे हो, तो इसके लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स भी हैं। आज कोई ढूंढने जाएगा तो उसको पता लग जाएगा, या फिर जब आप प्रोसेस को धीरे धीरे सब सीखते आओगे ना तो आपको अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा कि पोजीशन साइजिंग क्या है। और वैसे थंब रूल बता देता हूँ आज पोजीशन साइजिंग का। आपको जितनी लगता है ना कि मैं इतनी पोजीशन साइजिंग करता हूँ, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इतनी पोजीशन साइजिंग एकदम सही है, उसका आधा करो पहले और फिर उसका भी आधा कर लो। मतलब आपको लगता है ना कि भूख है मेरे को 10 रोटियों की, तो आप उसका आधा का आधा कर लो। यानी इट्स जस्ट ए क्रूड एग्जांपल, बट बेसिकली आपको ऐसा कॉन्फिडेंस जहाँ पे आ रहा है कि इतना ट्रेडिंग करनी है, उसका आधा करो और उसका आधा कर लो। यानी आपको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि मैं थोड़ा छोटा ट्रेड कर रहा हूँ। इन जनरल ह्यूमन आर वेरी कॉन्फिडेंट, टू कॉन्फिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन अप्रोचिंग मार्केट्स। तो वो ज़्यादातर और खासतौर से नोवाइज ट्रेडर जो है ना, बड़ा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उनका झुकाव छोटा ट्रेड करने की तरफ होना चाहिए। वो ज़्यादा
सही तरीका है। और बाकी मतलब ये क्रूड एग्जाम्पल है, बाकी साइंटिफिक अप्रोचेस आर ऑल्सो अवेलेबल, तो उससे आप फॉलो करके ही आप पोजीशन साइजिंग करेंगे। और पोजीशन साइजिंग इज़ वन पार्ट, रिस्क कंट्रोल इज़ नो डिफरेंट। पहले तो आधे से ज़्यादा रिस्क कंट्रोल तो पोजीशन साइजिंग में कवर हो गया। बाकी रिस्क कंट्रोल होता है जैसे कि अब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे पास 3 पावर बैकअप रहते हैं, 2 इन्वर्टर रहते हैं, 1 जनरेटर रहता है। हाँ। आपका कभी लाइट नहीं जाती दिल्ली में, बहुत आराम है, लेकिन एक बारी खंबे पे काम चल रहा था, जनरेटर वगैरह सब निकल गया था। ऐसा होता है। इंटरनेट के भी 2-2 3-3 बैकअप रखने चाहिए, ब्रोकर का भी 1-2 बैकअप रखना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका साइज़ बड़ा हो रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन ये कई बार ऐसा टाइम आता है कि बुरे समय में ना सब कुछ ही ख़राब होने लग जाता है। तो उस वक्त आपको बैकअप वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये भी रिस्क कंट्रोल का ही आपका पार्ट है कि आप एक वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करके आप सारा रिस्क कंट्रोल करके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ तक आके आपकी, अब आप मतलब आप समझो आपको वो डिग्री मिलने वाली है, और डिग्री मिलने से एक स्टेप दूर है। तो डिग्री कैसे मिलेगी सर? वो डिग्री वाला सवाल जो है ना, आपने सबसे पहले पूछा था मेरे से कि वो फैमिली के अंदर मेंटरिंग कैसे होगी और कैसे फ़ायदा होता है, माइंडसेट कैसे मिलता है। सो अब इन सब चीज़ों को सीखने के बाद में भी ट्रेडिंग के अंदर आपने बहुत सुना होगा, ट्रेडिंग इज 20% सिस्टम, 80% साइकोलॉजी। सो ये 20-80 तो मेरे को नहीं पता, बट साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अपने हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू जो स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर बोलते हैं कि काम, क्रोध, मोह, माया, मद, मत्सर्य ये इंसान के दुश्मन है। इन सब से हम इन सब से इन सब मतलब क्या बोलेंगे, नेगेटिव चीज़ों से हम सभी ग्रसित हैं। सो इसी तरह से तरह तरह की ह्यूमन बायसेस होती हैं, तरह तरह की ह्यूमन बायसेस होती हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव्ज्म बायस, डिस्पोजिशन बायस, नीड टू नो बायस, रिसेंसी बायस, ऐसे तरह तरह की बायसेस होती हैं। सो हमारा ह्यूमन दिमाग, हमें लगता है हम बहुत समझदार है, लेकिन वी आर हैविंग सो मैनी बायसेस। सो हम किसी चीज़ को सही से देख नहीं पाते, अपनी गलतियाँ नहीं देख पाते हम। तो इनकी सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। उसके अलावा साइकोलॉजी के अंदर आपको बुरे समय में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, ये बायसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, काम, क्रोध, मोह, माया, मद, मत्सर्य, इन सब के ज्ञान के से ही हम काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस तरह से आपको जब बायसेस की जानकारी हो जाएगी तो आपको ये पता रहेगा कि मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। तो जस्ट विद नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज़ है, ईगो है। अगर आपकी ईगो बहुत ज़्यादा होगी तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट से भिड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपने आप को लॉसेस कैसे लेना है, मुश्किल समय में कैसे स्ट्रांग रहना है। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी अपने आप में हैं, और ये मेरे को तो खूब इंटरेस्टिंग लगता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के बारे में जानना। और जो भी एक सीरियस ट्रेडर होना चाहता है उसको साथ साथ हमेशा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी लर्न करना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मेरे गुरु रहे डॉक्टर वैन के थाप। मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर वैन के थाप की बुक्स आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको और ज़्यादा कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। जब 2008 या 9 के अंदर मैंने डॉक्टर वैन के थाप की बुक्स को पढ़ना शुरू करा, फिर उन दिनों ज़्यादा ये सोशल मीडिया तो होता नहीं था, फेसबुक ज़रूर था, तो फेसबुक पे मैंने उनको ऐड करा। सो जब से जुड़े थे, एंड ही लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड इन 2024। तो तब तक वो मेरे फेसबुक फ्रेंड रहे और उनसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता था। तो मैं एक्चुअली उनको अपना ट्रेडिंग का गुरु ही मानता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा। और आज मैं नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब तो नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनका ज्ञान और उनकी किताबें आज भी आसानी से अवेलेबल हैं। तो वो सब पढ़ के आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाला पार्ट जो है ना वो कवर कर सकते हो। और ये सारे प्रोसेस आपने फॉलो कर लिए ना, तो आप अपना डॉक्टरी की क्लिनिक खोलने के लिए तैयार हो, यानी अब आप एक ट्रेडर बन चुके हो और अब आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। तो सर आपने जो ये 8 ट्रेडिंग स्टेप्स बताए हमें, जो आपने अपने इनिशियल फेज में भी सीखे और अभी भी आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, आई थिंक जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जो भी व्यूअर देख रहा है हमारे इस पॉडकास्ट को, अगर वो शुरू से फॉलो करता है इन चीज़ों को और सीखने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, तो जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि पहले दिन से आप प्रॉफिटेबल कैसे हुए, तो वो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा, जो कि आज बहुत सारे 95% लोग मिस करते हैं उस चीज़ को।
टोटली एग्री। अब होता क्या है कि वो एक कहानी आती है कि कुछ अंधे लोग एक हाथी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो सब अलग अलग अपनी निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ट्रेडिंग को है ना बिट्स एंड पीसेस में अप्रोच करते हैं। जब आप ये 8 एरियाज जब आप एक साथ लेके चलते हैं तो मेरे को नहीं लगता कोई भी एरिया अनटच्ड रह गया है। और ये सब करने के बाद में आपको प्रॉफिटेबल होने से जल्दी से कोई नहीं रोक सकता। एंड व्हेन वी से प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन, तो ऐसा नहीं है कि हर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होगा। एक इट्स अ वे ऑफ सेइंग बेसिकली आपकी लर्निंग कर्व काफ़ी छोटी हो जाएगी और आप एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी मॉडल के साथ बाजार में उतरेंगे एंड मोस्ट लाइकली आपकी फर्स्ट ईयर की जो P&L बनेगा वो प्रॉफिटेबल ही बनेगा। नो मैटर कि वो कितने ROI के साथ आ रहा है, बट आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, प्रॉफिटेबल वो आप बहुत होने का बड़ी पूरा चीज़ होती एकदम है। एक शुभ शुरुआत के लिए पूरा हो गया। और अब कोई आपका एक सवाल और हो सकता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा। नहीं, 15-16 साल नहीं लगने वाले। जो हमारे एक जो हमने वर्चुअल स्कूल चलाया डॉक्टरी तक का, वो 15-16-18 साल ऐसा कुछ नहीं लगने वाला। सबकी अपनी अपनी स्पीड है। हो सकता है कोई व्यक्ति इसको 3-4-6 महीने में भी सीख जाए, जैसे मेरे कज़न ने था, उसने 3 से 6 महीने में मैंने उसको सिखा दिया, क्योंकि वो मेरे साथ रहा हमेशा, मेरे घर पे रहा। तो आई वॉज एबल टू टीच हिम एवरी डे लाइव एंड एवरीथिंग, सब कुछ बताता रहता था। समबडी हु इज़ लर्निंग हिमसेल्फ यूजिंग इंटरनेट रिसोर्सेज हैज़ लिमिटेड टाइम, सो उसको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अब जब आप प्रोसेस आई गई तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे। जब आपको पता है कि आप एक जर्नी सही दिशा में शुरू कर चुके हो, तो बस अब तो डेस्टिनेशन आने का इंतज़ार करो और जर्नी भी साथ साथ एंजॉय करो। बिल्कुल। और मुझे लगता है इसके साथ ना एक आपको एक बेस्ट मेंटर, अच्छा गुरु भी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ में। आपको जब सारी चीज़ें सीखनी हो, आपके पास सपोर्टिंग हैंड हो, या तो फ्रेंड का हो या फिर किसी बड़े भाई का हो, जो आपको बता पाए, आपको गाइड किया, सपोर्ट कर पाए जी कि नहीं, सागर, ये कि मैं आपके साथ हूँ। या सो आई अर्लियर आई डिडंट आंसर दिस क्वेश्चन कि ये जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ में आपको मिलता है, तो बेसिकली सर आपको ये माइंडसेट ही मिलता है। पर अच्छी बात बताता हूँ आजकल क्या है, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। मैंने कईयों को देखा है जिनके फैमिली के अंदर इतना ट्रेडर्स नहीं हैं, they can find trader friends on social media, they can find trader friends on various other platforms, और खुद वो इस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं जहाँ पे वो लाइक माइंडेड लोगों को, तरह तरह के ट्रेडिंग से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, सो वहाँ पे लाइक माइंडेड लोगों से वो जुड़ सकते हैं। सो हाँ, ऑब्वियसली घर का घर में ही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ आज के ज़माने में एक पोर्ट, और ये एड सिक्योटा जो होते थे, ट्रेंड फॉलोइंग के बहुत बड़े जाने माने खिलाड़ी थे वो एड सिक्योटा, वो ट्रेडिंग ट्राइब एडवाइस करते थे कि ट्रेडर्स, वो मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सपेंशन से पहले का बोलते, तो वो तो कहते थे कि फिजिकली मीटिंग ऑर्गेनाइज करो और सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस और अपना माइंडसेट वगैरह के बारे में शेयर करो, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। सो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हो, और वो जो मीटिंग्स हैं वो फिजिकल होने के बजाय वर्चुअली भी कर सकते हो, तो आपका ग्रुप काफ़ी बड़ा हो सकता है। जस्ट सो अब आपको फैमिली में कोई ट्रेडर नहीं है तो ज़बरदस्ती तो बना नहीं सकते, बट देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू इट एज वेल। ओके, तो सर मुझे लगता है कि आज वाला पॉडकास्ट बहुत ही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी नॉलेजेबल हो चुका है, बट फिर भी मैं आपसे एक चीज़ चाहूँगा, क्योंकि जो लोग इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी, एज ए आप, मतलब आपको तो बहुत, अभी आप ऑनलाइन हो नहीं, इतना कम लोग जानते हैं, बट फिर भी एज ए मेंटर आपने अपने कज़न को भी सिखाया, किसी और को भी सिखाया, 1-2 लोगों को, बट उसमें आपका क्या एक एडवाइस रहेगी हमारे जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है? माई एडवाइस, फाइनल एडवाइस कम्स एट कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग। वो यही है कि ये जो मैंने 8 इंग्रेडिएंट्स बताए, जो 8 एसेंशियल्स बताए ना, इनको अच्छे से कर लो। जैसे कई बार टीचर बोलते हैं ना कि बेटा ये 8 चैप्टर अच्छे से कर लो, बस ये कर लोगे तो मेरिट आने वाली है। तो बस ये 8 जो एस्पेक्ट्स हैं आप अच्छे से कर लो, गिव इट योर बेस्ट, गिव योर टाइम, आप फिर पूरी तरह से तैयार हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप आए, और आई होप कि जो लोग इस पॉडकास्ट को आखिरी तक देख रहे हैं ना, उनको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे कि हमें ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, आप जब स्टॉक मार्केट में आते हो ना, कि आपको पता नहीं होता कि रोड मैप क्या होता है, कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, जिसके बाद आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से, और सर को भी फॉलो कीजिए, और जो ये पॉडकास्ट है इसको अपने उन फ्रेंड्स के साथ में, उन लोगों के साथ शेयर करो जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे ही लोगों को लेकर आता हूँ पॉडकास्ट पे, जो लोग
आपको रियल नॉलेज देते हैं, और रियल नॉलेज से ही आप सीखेंगे, आप अच्छा कर पाएंगे मार्केट के अंदर, और सर जैसे ट्रेडर बन पाएंगे आई होप मार्केट you. में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।